समझ नहीं आ रही थी कि ये बापू के मरने के बाद अब क्या होगा। वो लड़ाई चल रही थी 1965 में जी। तो उसने कहा कि भाई वो आज 15 पैटर्न टैंक हमने उड़ा दिया। अब 15 को 50 सुन लिया मैंने, तो वो अब चेक तो कर नहीं सकता, 50 चला गया वगैरह 50। मैंने आके ये खबर दी कि भाई मुरारजी देसाई वाज द फर्स्ट टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग। उस खबर का इतना हुआ कि मैं जब वो करके अब पार्लियामेंट हाउस गया तो कामराज जब उतर रहे थे सीढ़ियों से, मैं वो चढ़ रहा था, तो मुझे कहने लगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुरारजी के पास गया तो वो इस बात को नहीं भूले, क्योंकि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मैंने उनको मुबारकबाद देने गया। मैंने कहा मुरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। मिसेस गांधी ने कहा किसी से कि ये सब कसूर इस आदमी का है, ये जो कॉलम लिखा। दूसरे दिन वो सुबह सुबह वो आए पुलिस वाले, तो मैंने कहा देखिए कब, कहते जी नहीं सर्च वारंट नहीं, हमारे पास तो आपके अरेस्ट वारंट है। कलम गवाह कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने संपादक और राजनयिक राजनेता पूर्व सांसद कुलदीप नायर जी से। नायर साहब, हम जो बात कर रहे थे इमरजेंसी वाली, आपने कुछ बातें बताई, लेकिन जिस तरह से प्रेशर कलम के लिए लिखने की, उस समय तो टीवी मीडिया उतना था ही नहीं दूरदर्शन के अलावा, किस तरह के प्रेशर और कितने मीडिया झुका? नहीं, इमरजेंसी में चाहे कम ने किया लेकिन विरोध था, और ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आता था, बिटवीन द लाइन्स ही आ जाता था। लेकिन और उस वक्त इमरजेंसी थी, भाई आपको पकड़ लिया जाएगा। आज तो इमरजेंसी नहीं है जी। आज तो भाई जो मर्जी लिखो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है। लेकिन आज अखबार वाला खुद जर्नलिस्ट बह गया, क्योंकि जर्नलिस्ट जब बह जाए तो फिर तो क्या है। मोदी के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऐद में ये हुआ कि जो जर्नलिस्ट है वो अपने आप को पॉलिटिसाइज कर लिया बहुत ने, और वही कुछ थोड़े से कांग्रेस के हो गए, कुछ इस तरह हो गया। तो वो जो ऑब्जेक्टिविटी थी ना पॉलिटिक्स में और उसकी रिपोर्टिंग में, वो अब नहीं रही। आपने सेंसरशिप की बात की थी, तो सेंसरशिप के बावजूद कैसे लोग, कभी जुडिशरी पर लिखा जा रहा है कि कभी नेताओं को, जो आपने कहा बिटवीन द लाइंस, और उस समय में क्या वीसी शुक्ला या इंदिरा गांधी या दूसरे नेताओं के प्रेशर किस तरह आते थे? वीसी शुक्ला तो मेरा मतलब अब डिफेंस पहले प्रोडक्शन में था, दोस्त था। तो अब ये हुआ कि जिस दिन ये लगाया उन्होंने प्रेस सेंसरशिप, तो दूसरे दिन कुछ लोग मिलके मिसेस गांधी को, जिसमें वो जैन थे जो कि नवभारत टाइम्स के हुआ करते थे, अक्षय कुमार जैन। हाँ? अक्षय कुमार जैन, वो ज़रा रहते थे एस्टेब्लिशमेंट के पास भी, वो रतनलाल जोशी, हाँ, दोनों हाँ। ही इस तरह थे। तो वो मेरे पास आए, उनसे मिलके मिसेस गांधी से, तो वो कहने लगी कि मिसेस गांधी का इशारा आपकी तरफ था, तो इसलिए मैं कि भाई क्या हुआ, ये बड़े बड़े एडिटर, ये बड़े बड़े तनख्वाह पाने वाले, बड़े बड़े नाम, नॉट ए डॉग हैज़ बार्क्ड। अच्छा। तो अब ये जो नॉट ए डॉग हैज़ बार्क्ड, तो ये मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैं उसी वक्त उठा, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का दफ्तर था एक्सप्रेस के पास, फिर उधर पीटीआई का वगैरह सब क्या, मैंने भाई कल प्रेस क्लब में सुबह 10 बजे मिलेंगे। तो अब थ्रू माउथ रात को काफ़ी, तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ पे सारा हाल पड़ा था, 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट था। तो मैंने उठ के कहा कि देखो कि भाई यहाँ पे हम इकट्ठे मैं इसलिए हुए हैं, मैंने क्या कि ये जो सेंसरशिप है हम इसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, और मैं तकरीर नहीं चाहता, एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है मैंने अडॉप्ट, वो आप अडॉप्ट कर लीजिए। तो मैंने कहा कि भाई वी कंडेम द imposition of the censorship and we call upon the government to withdraw it unconditionally। और किसी ने कहा जी वो कुछ उन्होंने रात को लोगों को भी पकड़ लिया, एडिटरों को, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया कि भाई some editors have also been detained
तो उनको किया जाए वगैरह। सिंपल, कोई ऐसा हमने इमरजेंसी का उस वर्ड नहीं, लेकिन सेंसरशिप का उसमें ज़रूर वर्ड है। तो मैंने कहा भाई तुम लोग कुछ ना करो, मैं ये अपने दफ्तर से भेज रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट को भी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी। लेकिन अगर कोई दस्तखत करना चाहता हो तो ये मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे प्रेस क्लब की वो मेज़ पे। आई वाज सरप्राइज कि 103 आदमियों ने उस पर दस्तखत किए उस वक्त। खैर एनीवे वो बाद में मैंने लिया। तो शुक्ला की मुझे फ़ोन आई कि भाई वो लव लेटर कहाँ है। मैंने कहा कौन सा लव लेटर, मैं समझ तो गया। कहता वो दस्तखत किए हैं उन्होंने, हमारी पुलिस पहुंची लेकिन तब तक तुम ले चुके थे। मैंने कहा तो मैंने कहा यार ये तो बात अब ठीक नहीं ना, कुछ जर्नलिज्म की बात है। जब कहता देखो ये राज बदल गया है, ये अब संजय गांधी का राज है, ये ऐसे मत बात करो, हमें पता है कैसे करते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहता तुम तो दोस्त हो, आओ ना मिलो तो। मैं कहा हाँ आ जाता हूँ। मैं गया, कहने लगा देखो भाई कि अब वो बात अलग है, संजय गांधी वो कह रहा है कि कौन से लोग हैं उनका पता लो, तो तुम्हारे पास वो लिस्ट है। मैंने कहा है। कहता दो। मैंने कहा देखो हम दोस्त हैं लेकिन वो तो नहीं ना दे सकता। तो कहता पता फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा अब क्या होगा, अब जो होगा होगा। और रात को यूनस उनका साथ था ना, वो कह रहा था कि उसको क्यों नहीं कैद करते, तो तुम्हें कैद भी कर सकते हैं। मैंने कहा भाई कैद कर लोगे तो क्या, अब कभी मैंने कैद देखी नहीं, जेल तो ये भी कर लेंगे देख लेंगे लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो खैर उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया इसी बात में वगैरह, और वो मेरे पास अभी तक पड़ा, वो चिट्ठियाँ उनके दस्तखत वगैरह हैं। लेकिन ये कि प्रेशर नहीं बल्कि ओपनली, ये तो कोई प्रेशर। लेकिन मैंने लोगों ने लेकिन फिर भी रजिस्ट किया था उस समय। हाँ, तो ये कुछ लोगों ने किया। लेकिन आप जिस तरह से एमपी के रूप में भी लिखते रहे, बाद में भी और लगातार लिख रहे हैं, ये एक दूसरा फेज़ आया 91 में, जिसको कहना चाहिए कि अयोध्या बाबरी मस्जिद गिराए जाने का, और वाजपेयी की भी सरकार आ गई थी। वो आपको लगता है कि मीडिया में इस तरह में अपना लिखने का क्या असर होता था? कई लोग तो आपको प्रो पाकिस्तानी तक आपको करार दिया गया, मतलब कहना चाहिए कि सारा नेशनलिज्म होते हुए भी। तो ये क्या वजह रही कि जिससे आपको एक एंटी हिंदू, एंटी इंडिया तक कहने की नौबत आ गई? देखो इसलिए अटल जी के साथ तो बहुत दोस्ती थी। ये जो बस का आइडिया था, वो बस में ले जा रहे थे सेक्रेटरियों वेक्टरियों को वगैरह। मैंने कहा अटल जी ये तो एक मैसेज देना है हमने, तो इसमें तो पॉलिटिकल आदमी लेके जाइए, ये क्या आप कोई जर्नलिस्ट ले जाइए, कोई आर्टिस्ट ले जाइए जो ताकि। तो फिर उन्होंने बदला रातों रात, और ब्रजेश मिश्रा जो थे उनको कहा कि भाई ये सेक्रेटरी वेक्टरी और वो पॉलिटिशियन जाएंगे इसमें, वो जाएंगे, तो सब लोगों दूसरे गए। तो ये तो अटल जी था, और अटल जी ने उस और वहाँ पे भी जाके मैं आपको आलोक जी कह सकता हूँ कि जो अटल जी ने वहाँ तकरीर की, वो ये रिसेप्शन थी उनका, एक था जंग न होने देंगे, उनका एक है कविता है वहाँ। तो उससे इतनी बढ़िया तकरीर। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। अगर उस दिन वो पाकिस्तान में कहीं स्टैंड करते कि भाई मैं प्रेसिडेंट, तो वो जीतने जाए, पाकिस्तानी जो थे मेरे पास बैठे हुए वो कहने लगे भी देखो इसके बाद वो नवाज शरीफ बोलेगा, तुम्हारा दोस्त से कहो नहीं बोले, क्योंकि उसकी अब स्पीच नहीं, ये तो अटल जी की स्पीच जमी। तो मैं गया भी उसके बाद, वो कहता नहीं मैं पागल हूँ बोलूँगा वगैरह, क्योंकि अटल जी ने एक इस चीज़ को बहुत ऊंची ले गए, और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की भाई फ्रेंडशिप का उन्होंने एक नया रूप दिया।
लेकिन उनकी पार्टी और आरएसएस ने आपको तो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया माना। देखिए, वो इसलिए कि अब एंटी हिंदू तो कहने से इतना हुआ नहीं, लेकिन अगर एंटी पाकिस्तान कहो तो मतलब प्रो पाकिस्तान कहो तो बात बनती थी, क्योंकि ये तो कोई नहीं कह सकता कि हिंदू नहीं चाहे, हाँ, हिंदू चाहे माने ना माने, हिंदू तो बाय बर्थ ही हो जाता है ना। उसके बाद तो अनलेस यू रिनाउंस हिंदुइज्म, यू आर हिंदू, चाहे खुदा को मानो ना मानो, प्रस्तुत किस तरह की प्रेयर करो, तो हिंदू तो रहता ही है। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने ये टैग शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तानी है, तभी मतलब मैंने काफ़ी गालियाँ आपको हाँ, खानी बहुत पड़ी। बहुत खानी है, मतलब बड़ी जो बहुत, इमरजेंसी से ज़्यादा गालियाँ मेरा ख्याल है कि आपको इस हाँ, बहुत तो आई है। और forces से अभी मिली। तक भी मैं जो लिखता हूँ उसमें ये है, बहुत से कहते हैं ये प्रो पाकिस्तान है वगैरह। मैं कोशिश यही रहता हूँ कि ये जो है एक सब कॉन्टिनेंट जो है, अब टुकड़े हो गए ठीक है, लेकिन वैसे ये एक ही किस्म के लोग हैं, इनको साथ मिलकर चलना चाहिए। सियालकोट शहर की जरनैली सड़क के पास कुलदीप नैयर का पुश्तैनी घर और घर के बाग के दरख्त। उन दरख्तों का तो पता नहीं, लेकिन एक बचपन जो उन बागों के बीच बीता आज भी अपनी मिट्टी से जुदा होने से गमज़दा है। उसे तो हिंदू मुसलमान के बीच का फर्क तक नहीं पता था। तभी तो अपने जिगरी दोस्त शफकत के कहने पर चांद और तारे का टैटू गुदवा लिया। झुर्रियों के बीच वो टैटू तो धूमिल हो गया, पर दिल में अब भी दोस्ती का वो सबूत तरोताजा है। बाग में एक पीर बाबा की मजार थी। माँ का हुक्म था कि हर जुमेरात को वहां सब चिराग जलाएंगे। माँ के हुक्म की तामीर होती थी और चिराग के साथ साथ मिठाइयां भी चढ़ाई जाती थीं। माँ की इस मान्यता को कभी कौमी एकता जैसे शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हवा में नफरत का जहर घोला जा रहा था। लाहौर यूनिवर्सिटी में पानी पर भी हिंदू और मुसलमान लिख दिया गया था। 12 अगस्त 1947 तक नैयर परिवार सियालकोट छोड़ने के पक्ष में नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि 17 सितंबर तक कुलदीप नैयर दिल्ली में थे। शुरुआत में बॉर्डर के आर पार जाना आसान था, लेकिन 1965 की लड़ाई के बाद सीमा सील कर दी गई। 14 अगस्त यानी कुलदीप नैयर का जन्मदिन। आज भी वो मोमबत्ती की रोशनी से सीमा पार अपना बचपन तलाशते हैं और दिल से यही आवाज आती है, एक जो क्वालिटी आपकी साथ में डिप्लोमेटिक असाइनमेंट आपको मिला, हाई कमिश्नर आप ब्रिटेन में बने, तो मैंने संपादक जर्नलिस्ट रहने का उसमें लाभ मिला या डिप्लोमेट होने का लाभ जर्नलिज्म में मिला? नहीं, मैं कहूँगा कि भाई जर्नलिज्म तो खैर बाद में बहुत कम की ना, तो ज़्यादा तो कर चुका था, लेकिन जर्नलिज्म की वजह से वो जो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट थी उस पर असर ये पड़ा। जैसे कि मैं अब हाई कमिश्नर होकर पहले दिन गया हाई कमीशन में, तो दरवाज़ा जो है मेन दरवाज़ा बंद है। वो अपर्चर देख के तो खोल दिया उसने। मैंने कहा ये दरवाज़ा क्यों बंद रहता है, ये तो दरवाज़ा खुला रहे, ये यहाँ पे है हमारे आदमी जो सिक्योरिटी के हैं, दरवाज़ा। वो कहने लगा जी देखिए कि
तो एक आदमी जो जान वो कहने लगा जी ये इसलिए बंद किया है कि ये सिख आते हैं इधर से। तो मैंने कहा क्या हुआ, सिख हैं? कहते जी टेररिस्ट है ना। तो मैंने कहा अब हर कोई सिख टेररिस्ट हो गया ना। तो मैंने सलमान हैदर उस वक्त थे मेरे डिप्टी, तो मैंने इनसे पूछा। वो कहने लगे कि जी हाँ ये सिखों ने बहुत तंग किया हुआ है, हमने तो सब बंद कर दिया। मैंने कहा भी देखो अगर तुमने अभी से सिखों को टेररिस्ट कर दिया तो फिर तो वो जो हैं नहीं हैं वो भी टेररिस्ट बन जाएंगे तो क्या। मैंने कहा ये तो वो सब हिंदुस्तानी जितने भी हैं उनका है ये। तो ये वो क्या कितनी यहाँ मुसीबत हुई, वो यहाँ से तारें गई कोई ब्यूरोक्रेट्स की कि ये गलत कर रहे हो, ये सही, ये ख़तरा हो जाएगा, वो ख़तरा हो जाएगा। अब गुजरात मेरे दोस्त थे वहाँ, तो उसकी भी फ़ोन गई, कहने लगा ये पार्लियामेंट में बहुत है कि भाई ये तो तुम खालिस्तान बना रहे हो वगैरह। मैंने कहा जो मर्ज़ी कहने दो, अब जो मैं कर सकता हूँ मैं कर, मैं तो सिखों और उनको नज़दीक ला रहा हूँ वगैरह। खैर मस्ट बी सेट के गुजराल ने कहा कोई जो तुम कर, क्योंकि मेरा भी कैबिनेट स्टेटस था जब मैं गया था, तो कैबिनेट स्टेटस लेके गया। तो खैर लेकिन ये कि भाई मैंने ये ज़रूर कोशिश की कि सिखों को और हिंदुओं को जो फासला हो रहा था और सिखों का हिंदुस्तान से जो फासला हो रहा था उसका मैंने ज़रूर कोशिश की। तो ये हिंदू मुस्लिम के बीच में जो तनाव बढ़ाने वाले जो माहौल थे उस पर लिखना और या उसको देखना, उस बारे में आपका क्या अनुभव रहा? मैं तकसीम के बहुत ख़िलाफ़ था। तकसीम हुई, मैं नहीं चाहता था कि ये जो लकीर है ये कोई मज़हब के नाम पे बने। अच्छा, आप पार्टीशन के खिलाफ थे? हाँ बहुत ख़िलाफ़ था। और ये जो लकीर है ये मज़हब के नाम पे न बने, धर्म के नाम पे। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो धर्म के नाम पे आप कर रहे हैं इससे इतना एक हिंदू और मुसलमान में एक ऐसी लकीर बन जाएगी जो मिटानी बहुत मुश्किल होगी। और अब देखिए कि वही हुआ। ना सिर्फ ये, मैं तो आपको बताऊं कि कायदे-ए-आज़म जिन्ना से भी मैंने बात की। उस वक़्त मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, लास्ट ईयर था, तो वो आए। तो मैंने कहा कि देखो ये जो आप कायदे-ए-आज़म टू नेशन थियरी की है, ठीक है पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन ये जो दिलों में जहर फैल जाएगा ना, ये निकालना बहुत मुश्किल होगा। नहीं नहीं नहीं, वी विल बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, यू विल सी दिस इज टेम्पररी। मैंने कहा जी वंस द ब्रिटिश लीव हम तो एक दूसरे का गला पकड़ लेंगे। नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, हम अच्छी तरह रहेंगे वगैरह। वो बात मेरी साबित हुई कि भाई एक दूसरे को और 10 लाख आदमी मार दिए दोनों तरफ। दूसरी बात जो मैंने उनको कही, मैंने कहा देखिए कि अगर थर्ड कंट्री हिंदुस्तान पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान का क्या एटीट्यूड होगा। कहते हैं वो हम हमारे सोल्जर जो हैं तुम्हारे साथ रहेंगे खड़े होके और खून बहेगा वगैरह। लेकिन तो ये मैंने शास्त्री जी के साथ काम करता था, मैंने शास्त्री जी को बताया। शास्त्री जी कहने लगे कि अगर 62 वॉर में नैयर साहब वो आते हैं, उनके सोल्जर यहाँ हमारे साथ मुकाबला करते, खून बहता उनका भी हमारा, बाद में अगर पाकिस्तान कश्मीर मांगता तो ना करनी मुश्किल होती। ठीक बात। ये मैंने कहा। तो ये मैं कह रहा, इसलिए मैं और ये 65-70 वार भी तो उसी तरह की उसी का नतीजा था। हालांकि बहुत शास्त्री जी इस हक में थे कि भाई किसी तरह अब जो लड़ाई हो कभी आपस में कोई हथियार वथियार ना हो। तो मैं ताशकंद में था, तो शास्त्री जी ये जनरल यूब के साथ बात करते थे। तो आखिरी दिन जब मुसवदा एक दक्षत होने थे, तो अब शास्त्री जी चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई ना हो, बातचीत हो, जो भी करें, एंग्री एक दूसरे गुस्सा निकालें, लेकिन हथियार ना इस्तेमाल हो। तो वो ताशकंद का मायदा तो वो ले आया
उसमें लिखा हुआ UN चार्टर वगैरह वगैरह। शास्त्री जी ने कहा नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि हथियार नहीं हो। तो उन्होंने अयूब को हाथ से लिखवाया, विदाउट रिजॉर्टिंग टू आर्म्स। वो उसके हाथ लिखा हुआ हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आर्काइव में ज़रूर होगा ये तो शास्त्री जी का ये था कि भाई अब आपस में दोस्ती। तभी जब शास्त्री जी अब ताशकंद का हो गया, रात को इनको दौरा पे पड़ा, और वो अयूब मुझे याद है सुबह कोई 1-2 बजे के करीब आए, तो मैं वहीं मौजूद था। तो कहने लगे, हियर लाइज द मैन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करीब ला सकता था। और तभी वो दूसरे दिन जब वो पॉल बेयरर उसने भी अर्थी पर दिया था। और 71 वार के समय में भी आपने रिपोर्टिंग की या उस समय आपने नहीं, रिपोर्टिंग भी की, वैसे भी मतलब जर्नलिस्ट था। 71 वार में मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता था, शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान और जो उनकी लड़की हसीना थी वो तो दिल्ली में बहुत देर रही, तो उनको होगा। तो मैं गया, जब अब ढाका आज़ाद हुआ तो दूसरे तीसरे दिन में पहुंच गया। तो इतना एंटी पाकिस्तान इंडिया फीलिंग था वगैरह, पाकिस्तानियों वालों ने शुरू किया हुआ था, उसी तरह चल रहा था। तो मैं शेख साहब से मिला जब, तो मैंने कहा जी मैं तो प्रेस क्लब में गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ, वो तो इतना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। तो कहने लगे, देखो ये सारा पाकिस्तान की शरारत है, वो करते रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि बंगाली अगर किसी ने उसे पानी गिलास का भी दिया ना तो वो भी उसका ख्याल रखता है। आपके तो सोल्जर 6000 के करीब मर गए हमारे साथ, तो ये कभी सोचना मत, ये बंगाली जो आपने एहसान किया हम पे वो कभी हम चुका नहीं सकते, जो लिबरेशन है उसको। तो नायर साहब, मेरा मतलब कंक्लूजन में यदि हम ये कहें कि जो जर्नलिज़म है, जो आपकी जर्नलिज़म रहा, जो पूरी ट्रेडिशन रही, वो एक कोड ऑफ एथिक्स की बात पहले लोग अपने आप करते थे। आज के संदर्भ में आप क्या कहेंगे, क्या कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जिससे कि कलम जिसको कहते हैं सही बात भी कह सके, गवाह बनी रहे और जिंदा रहे? देखिए, जब तक हम बेसिक प्रिंसिपल पे नहीं मानते, मेरे दिमाग में है आइडिया ऑफ इंडिया। जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, गांधी जी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, तो उन्होंने यही कहा था पाकिस्तान बन रहा है, एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगी, लेकिन हम जो देश यहाँ पे बनाएंगे वो एक ऐसा होगा जो डेमोक्रेटिक होगा और सेकुलर होगा। तो वो एक आइडिया ऑफ इंडिया था। वही आइडिया ऑफ इंडिया जो मेरे दिमाग में रहता है, जो मैं लिखता हूँ वही आइडिया ऑफ इंडिया मेरे दिमाग में रहता है। नायर साहब, उम्मीद करना चाहिए कि जो आपने बातें सोची, कही, लिखी, वो कलम हमेशा दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करती रहे, प्रेरणा देती रहे। आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तुझे देखकर हम अबादत को भूले, तुझे देखकर हम अबादत को भूले, जो देखा तुझे तो अबादत भी कर ली। खुदाया अब तो बुला लो कुर्ब में, गुनाहों से हमने तो तौबा भी कर ली। दो शायर मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो इकबाल हमारे सियालकोट शहर का ही था, और दूसरा फैज़ अहमद फैज़, ये प्रोग्रेसिव पोइट था, ये पसंद आया। वाइफ जो है, मेरा एक दोस्त लॉ कॉलेज में था, लॉ कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे, उनका नाम राजेंद्र सच्चर है। तो उनके घर जाया करता था, तो उनकी जो बहन है उससे शादी हो गई। पहले मैं ढूंढता था कि भाई उसके लिए कोई लड़का होगा, तो फिर उन्होंने कहा भाई क्यों ढूंढता हूँ, तुम तो मैं तो तुम ही ठीक हो। तो बेगम अख्तर, मेरा ख्याल है कि कोई गज़ल गाने वाली उसके बाद कोई है नहीं। मुझे याद है आखिरी दिन उसने बात तो मतलब अब एक सिटिंग थी,
वो आखिरी सिटिंग का निकली, लेकिन तो कहती हैं मुझे पता नहीं आज क्यों दिल करता है कि वो गज़ल गाऊं कि तेरी महफिल में हम ना होंगे, चाहने वाले और भी होंगे, कुछ इस तरह का था, मुझे याद है। तो उसने कहा एक बहुत बड़े पोइट हुए थे जान निसार अख्तर, ये जावेद अख्तर हैं इनके पिता। वो शेर पढ़े और बेगम अख्तर वहीं पे म्यूज़िक उसका करके तो गाए। तो वो एक ऐसी मेमोरेबल चीज़ मेरे दिमाग में है कि जान निसार अख्तर शायरी पढ़ रहे हैं और बेगम अख्तर वहीं उसका म्यूज़िक करके गा रही है। वो कभी मैं भूलता नहीं। सुबह के दर्द को, रातों की जलन को भूलें, किसके घर जाएं कि उस वादा शिकन को भूलें, किसके घर जाएं के उस वादा शिकन को